मैं लेकर के आया हूँ बेटा आप लोगों का एटम्स वाला चैप्टर। मॉडल कहना बेटा क्या हो जाएगा, थोड़ा गलत हो जाएगा। बोहर जी ने जो दिया था वो एक्चुअली में पोस्टुलेट्स दिए थे। भले ही इनका स्ट्रक्चर या सोचना गलत हो सकता है, पर इनमें से दो बातें जो थी वो सबसे पहले सही निकल के आई कि हाँ यार, न्यूट्रल तो रहेगा ही रहेगा और उसकी रेडियस इतनी। थोड़ी बेटर रबर ले जाना, पेंसिल ले जाना, ऐसी वो रबर वैसी मत ले जाना बिल्कुल काली पीली। इधर पे पहुंच रहे होंगे, पर पहुंच रहे होंगे धीरे 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 करके। मतलब पहले किसी ने कुछ बताया, फिर और मॉडिफिकेशन हुआ तो और बताया, फिर और मॉडिफिकेशन हुआ तो और बताया। द कॉलमनेटेड बीज इज अलाउड टू फॉल ऑन अ थिन फॉइल। बेटा ऐसे ही लिखना है सब कुछ, तभी 5 नंबर मिलेंगे। हेलो नमस्कार बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? और मैं लेकर के आया हूं बेटा आप लोगों का एटम्स वाला चैप्टर, और एटम के तुरंत बाद ही आपको फिर न्यूक्लियाई भी मिलने वाला है। और आखिरकार यही दो हमारे चैप्टर रह गए हैं, क्योंकि बाकी चैप्टर्स तो आप अच्छी तरीके से कर चुके हो। तो शुरुआत करते हैं बेटा एटम्स वाला चैप्टर। ये वाला चैप्टर बेटा मोर ओवर ध्यान से सुनो, एग्जैक्टली सिमिलर है जैसा कि आप लोगों ने किस में पढ़ा हुआ है बेटा, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। ठीक है, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो आपका चैप्टर है, वही हम यहां पे, आप ये समझ लीजिए, उसका एक छोटा वर्जन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आप तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कई सारी चीजें और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। हम उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उतना ही पढ़ने वाले हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है, या फिर जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। शुरुआत करते हैं बेटा टॉपिक की। तो हम स्टार्ट जो करेंगे वो किससे करेंगे बेटा, आपके मॉडल से करेंगे। मतलब थॉमसन मॉडल तो बेटा एक बहुत छोटा सा पार्ट रहेगा, बस वो जे थॉमसन की शुरुआत रही है। हम डिटेल में जो पढ़ेंगे दैट इज रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, उनके ड्रॉबैक, बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल कहना बेटा क्या हो जाएगा, थोड़ा गलत हो जाएगा। बोहर जी ने जो दिया था वो एक्चुअली में पोस्टुलेट्स दिए थे, इसलिए बोहर पोस्टुलेट्स कहते हैं, अभी के लिए मॉडल लिख देते हैं। पर आप याद रखिएगा कि बोहर जी ने कोई मॉडल बना करके नहीं दिया था। उन्होंने जो मॉडल बेटा रदरफोर्ड का था, उन्होंने उनसे ले लिया था कि यार एक काम करो, कुछ समय के लिए मुझे ये दे दो, मैं इसके ऊपर और रिसर्च करना चाहता हूं। तो उन्होंने कोई मॉडल नहीं बनाया था बेटा, जो एग्जिस्टिंग मॉडल था उसके ऊपर उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए थे। ठीक है, तो बोहर पोस्टुलेट्स कहा जाता है। और फिर इसके बाद में बेटा मैं आपको क्या दिखाऊंगा, इसकी कैलकुलेशन। क्या दिखाऊंगा, कैलकुलेशन के रेडियस कितनी होती है, वेलोसिटी कितनी होती है, टोटल एनर्जी कितनी होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को छोड़ करके कहीं दूसरे एनर्जी लेवल पे जाता है तब क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में बढ़िया आराम से बात करने वाले हैं। क्लियर है? शुरुआत करते हैं बेटा किससे, अपन शुरुआत करते हैं एटम से, कि हमारा एटम क्या होता है। जल्दी से ये बताओ, शुरुआत कहां से करने वाले हैं बेटा, अपन एटम से करने वाले हैं। तो बेटा शुरुआत में क्या, अभी हमें जो पता रहता है वो एक्चुअल में बता देता हूं कि फाइनली अभी तक हमें क्या पता है। क्योंकि बेटा साइंस जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अभी जैसे अपन लोगों ने पहले सिर्फ ये जाना था जे थॉमसन ने कि हमारे पास एक जो पूरा जो स्ट्रक्चर रहता है वो पूरा रहता है कैसा बेटा, पूरा हमारा पॉजिटिवली चार्ज रहता है और बीच बीच में नेगेटिव चार्जेस थे। और रिसर्च हुई तो रदरफोर्ड ने बताया, और रिसर्च हुई बोहर जी ने बताया, और आगे चले बेटा तो अब हम लोगों को पता है कि कॉर्क और एंटी कॉर्क भी होते हैं हमारे पास, अप कॉर्क और डाउन कॉर्क होते हैं। तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है इस स्ट्रक्चर के बारे में जानना। क्लियर है? अभी तक का हमारा जो स्ट्रक्चर है हम बात करने वाले उसकी। तो अभी तक हमारा बेटा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि हमारे पास क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इसके अराउंड बेटा हमारे पास क्या है, ये ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, ऑर्बिट्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं बेटा, इनकी स्टेबल स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन इस स्टेबल स्टेट में घूम रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा। क्लियर है कि नहीं है? और डिटेल में यह है कि बेटा ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर आपको दो चीजें मिलती हैं, एक मिलता है प्रोटॉन और एक क्या मिलता है बेटा, न्यूट्रॉन।
और ये दोनों मिलकर के बेटा इसको क्या बनाते हैं, न्यूक्लियॉन, जो कि आप न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ रहे होंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बनते हैं बेटा, दैट ये दोनों का एग्जिस्टेंस अभी के डेट में जो हम लोगों को पता है, दैट इज अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है क्या बेटा, हमारा न्यूक्लियस। क्लियर है? अभी हमें ये पता है ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये कोई वेलोसिटी से नहीं घूम रहे हैं, ये एक्चुअली में क्या कर रहे हैं बेटा, इसके पास ये इधर पे बेटा इस तरीके से लाइन के अबाउट वेव मोशन करते हुए घूम रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल एंड की बातें बता रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग में ये रहे कि यार ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब फाइनली हम इधर पे पहुंच रहे होंगे, पर पहुंच रहे होंगे धीरे 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 करके। मतलब पहले किसी ने कुछ बताया, फिर और मॉडिफिकेशन हुआ तो और बताया, फिर और मॉडिफिकेशन हुआ तो और बताया। जैसे अभी आप देख रहे थे कि पहले बेटा लैंडलाइन वाले फोन थे, और मॉडिफिकेशन हुआ तो लैंडलाइन की जगह बेटा सिर्फ पोर्टेबल वाले फोन आ गए जिसमें नंबर लिख सकते थे और एक कमरे के अंदर घूम सकते थे। उसके आगे चले तो मोबाइल आया, मोबाइल में बेटा कीपैड वाला आया, फिर टच स्क्रीन आया, अब फ्लैप फोन आने लगे कि आप स्क्रीन को भी मोड़ करके रख सकते हैं, आप वॉचेस को भी फोन की तरह। तो दीज आर दी मॉडिफिकेशन दैट कम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेम यहां पे हम देखें तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं बेटा, इस तरीके से वेव मोशन कर रहे होते हैं, इस तरीके से वेव मोशन कर रहे होते हैं, हमें फाइनली ये पता चला है। ठीक है सर, और क्योंकि हमारी यही साइकोलॉजी रहती है ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वी वेलोसिटी से चल रहा होगा, ऐसा हमें लगता है, पर बेटा दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है, तो फाइनली हमें यहां से चलना है। अब यहां तक की पहुंचने की शुरुआत कहां से हुई, वो सबसे पहले हुई कहां से बेटा, जे थॉमसन जी से। जे थॉमसन ने कुछ बातें बताई, वो कुछ बातें सही थी जो कि बहुत कम थी, और कुछ बातें जो थी वो सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। मतलब पहले होता भी कैसे था ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि कोई घर आके थोड़ी कहता था कि यार ये जो तुमने बात कही है ये सही है या गलत है। या पहले जे थॉमसन क्या घर घर जाके नॉक कर देते, हेलो हेलो हेलो, हमने देखो एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया है, जरा ये देख के बताओ इसके अंदर ये है, क्या ये घर घर जाते हुए बता रहे थे? नहीं, पहले होती थी बेटा कमेटी। जैसे अपने यहाँ कोई मोहल्ले में कोई गांव में मैटर हो जाए तो गांव का प्रधान आता है, ज्यादा बड़ा मैटर हो जाए तो आसपास के गांव के प्रधान आते हैं, सरपंच आते हैं, लोग बाग बैठ के उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, क्या इन्होंने ये किया ये सही था, इन्होंने ये किया ये गलत था। तो पहले ही बेटा ऐसी हमारी साइंस की कम्युनिटी बनी हुई थी जहां पे बड़े बड़े साइंटिस्ट एक साथ रहते थे, और वहां पे जब भी किसी को कुछ अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना होता था तो उन सारी कम्युनिटी पे लेटर भेजते थे कि भैया मैंने ये डिस्कवरी करी है और इनके ये बेसिक्स हैं, अब आप आइए, अब मेरी बात सुनिए। ठीक है, तो फिर वो वहां पे जाते थे, बाकी साइंटिस्ट आते थे, ये अपनी बातें रखते थे, पहले सब इनकी बातें सुनते थे और फिर बाकी लोग इनको काउंटर करते थे, और फिर ये आता था कि यार ये बात जो कही गई है ये सही कही गई है और ये जो बात कही गई है गलत कही गई है। तो यहां से बेटा बात हो रही है सबसे पहले थॉमसन मॉडल की। ठीक है, तो यहां पे बेटा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, बेटा क्या दिया था, कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, जिसको बेटा मैंने क्या लिखा, 10 to the power -10 meter, in which entire mass of the positive charge of an atom is uniformly distributed। जहां पे बेटा इतना मास, मतलब बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे कि इस बेटा एटम की ये क्या दी गई है बेटा, रेडियस, जो कि लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। तो ये पहली बात जो थी ना बेटा, ये आगे जब रदरफोर्ड का भी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यार ये तो बात उन्होंने सही कही है। द एंटायर मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से फैला हुआ है, और इन्होंने एग्जाम्पल जो दिया था वो किसका दिया था बेटा, एक्चुअल में जो एग्जाम्पल दिया था वो प्लम पुडिंग का दिया था, कि यार इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग क्यों बेटा, प्लम पुडिंग इसलिए क्योंकि जो ये बाहर की कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्रीज थी, अब इनके यहाँ मिठाइयाँ तो बनती नहीं है कि भाई यहाँ पे गुजिया चल रही है या यहाँ रसमलाई चल रही है, नहीं, तो इनके यहाँ बनते हैं केक्स। और क्रिसमस के टाइम पे
क्योंकि बेटा वहां पे मेजोरिटी ऑफ पोर्शन जो रहती है वो क्रिश्चियनिटी रहती है, तो वहां पे क्रिसमस के टाइम पे एक बड़ा फेमस केक बनता है जिसे प्लम पुडिंग केक कहते हैं, जो ड्राई केक होता है। जैसे अपन ने बचपन में फ्रूटी वाला केक खाया है ना, कि ब्रिटानिया का फ्रूटी वाला केक आता है जिसमें रेड रेड जेली रहती है ब्रेड के बीच में। तो इन्होंने यही समझाया कि वहां पे जो चल रहा था वो पुडिंग केक था, वैसे ही सेम ड्राई केक होता है जिसके अंदर वॉलनट, रेजिन्स, ठीक है, कैशू नट्स, ये सब उसके अंदर डले रहते हैं, ठीक है, रेंडमली प्लेस्ड रहते हैं। तो इन्होंने ये बोला कि इस तरीके से कुछ हमारा एटम है जो कि यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज से क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके अंदर फिर हमारे पास क्या है, इसके अंदर फिर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है जो इस तरीके से बेटा फैले हुए हैं। इस तरीके से ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहे हैं बेटा, ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से फैले हुए हैं। इसे बेटा वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। जैसे तरबूज के अंदर पूरे रेड रेड भरा रहता है और फिर उसके अंदर बीजे रहते हैं, तो इसी तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज और उसके अंदर क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इनसाइड दिस स्फीयर द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक अ सीड, ठीक है, इन अ वाटरमेलन और प्लम्स इन अ पुडिंग। ठीक है, पुडिंग मतलब केक बेटा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सच that the negative charge is equals to the positive charge of an atom, thus the atom is electrically neutral। ये दो बातें उन्होंने बिल्कुल सही कही थी, क्योंकि बेटा इससे पहले तो कोई रिसर्च ही नहीं कर रहा था ना। तो ये पहली जो दो बातें आई, ये एक आई ये रेडियस के बारे में बात, और दूसरी जो निकल के आई है बात वो न्यूट्रल की। ये दोनों बातें सही थी, भले ही इनका स्ट्रक्चर या सोचना गलत हो सकता है, पर इनमें से दो बातें जो थी वो सबसे पहले सही निकल के आई कि हाँ यार न्यूट्रल तो रहेगा ही रहेगा और उसकी रेडियस इतनी होगी। क्लियर है, ये दो बातें बेटा आपको याद रखनी है। अब यहां पे कई लोगों ने, ये तो इनकी बातें पहले इन्होंने जो रखी वो सब लोगों ने सुन ली, पर अब काउंटर क्वेश्चंस आए जो काउंटर क्वेश्चन ये नहीं संभाल पाए। काउंटर क्वेश्चन ये आया सबसे पहला कि स्पेक्ट्रल लाइंस, पहले तो ये समझो स्पेक्ट्रल लाइंस होती क्या है बेटा। क्या होता है कभी भी कोई भी, क्योंकि आगे भी जब रदरफोर्ड की अपन बात करेंगे ना, तो रदरफोर्ड में भी आप स्पेक्ट्रल लाइन सुनेंगे कि ये स्पेक्ट्रल लाइंस को नहीं समझा पाए थे। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल लाइन समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बार बार वही सेम वर्ड आएगा। होता क्या है बेटा, होता क्या है कि हमारे पास ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, यहां पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो बेटा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, ये अपनी खुद की एक एनर्जी बैंड पे घूम रहा है, मतलब ये इसको इसकी एक फिक्स्ड एनर्जी दे दी कि भैया आप इसी में घूम सकते हो। अब होगा क्या बेटा, अगर इसे कहीं से एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी तो ये कहां चला जाएगा सर, हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। जब बेटा ये हायर एनर्जी लेवल से वापस अपनी एनर्जी लेवल पे जाएगा तो यहां पे बेटा उसको क्या करना पड़ेगा, उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, और इस रिलीज करने में क्या बनता है बेटा, यहां पे स्पेक्ट्रल लाइन बनती है, स्पेक्ट्रल लाइंस बनती है जो आप आगे पढ़ेंगे। तो बेटा कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने से हायर एनर्जी लेवल पे जाता है, पहले वो पहुंच गया, जब वो वापस आएगा वहां पे, तब वो बेटा एनर्जी जो रिलीज करता है उसे अपन उस बेसिस पे अपन क्या बनाते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस। अब इनसे बोला तुमने ये कहा कि भैया ये इलेक्ट्रिकली स्टेबल है, समझ में आ गया, आपने कहा ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी हमने तुम्हारी बात समझ ली, पर तुम ये बताओ, क्योंकि स्पेक्ट्रल लाइन का कॉन्सेप्ट हमें पहले से ही पता था। उसने बोला ये बताओ ये अपने हायर एनर्जी लेवल पे कहां जाने वाला है, हायर एनर्जी लेवल पे कहां जाने वाला है, इसने स्टेबिलिटी कैसे अटेन करी, ये सारे बेटा पॉइंट्स थे। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ थिन मेटेलिक फॉइल बाय रदरफोर्ड। अभी रदरफोर्ड का बेटा आएगा एक्सपेरिमेंट के डिफ्लेक्शन को भी नहीं समझा पाए थे। तो ये इनकी कुछ ऐसी बातें थी जहां पे इनके मॉडल को हमने साइडलाइन कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। अब इसके बाद आए कौन से बेटा, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का पहले बेटा आपको क्या देखना पड़ेगा, डायग्राम। मैं खुद आपको बना करके दिखाना चाहता हूं जिससे कि आप जब बोर्ड के पेपर में बनाएं, भाई साहब पूरा एक पन्ना भर देना इनके में, पूरा एक पेज भर देना बेटा,
समझ में आ रहा है? जगह मत छोड़ देना, लगना चाहिए कि हाँ बच्चे ने और कुछ पढ़ा हो ना पढ़ा हो, बिल्कुल रदरफोर्ड का बिल्कुल रिश्तेदार ही हो, पूरा आता है इसे रदरफोर्ड। समझ में आया? लिख देना ऊपर ब्रैकेट में कि रदरफोर्ड जी हमारे बुआ के मौसी के चाचा के पड़ोसी के भतीजे थे। इस तरीके से बना करके आना कि सर ये जब हो रहा था ये मेरे ही सामने तो हो रहा था, बस उस टाइम पे मैं छोटा था। तो यहां पे बेटा हमारे पास क्या है, यहां से बेटा हम लोग हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस लेते हैं। वैसे तो हमने जो लिया था बेटा यहां पे, यहां से जो रिलीज हो रहे थे बेटा दैट इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या रिलीज हो रहे थे बेटा, इसमें से अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहे थे। क्या इतना समझ में आ रहा है बेटा? ये जो था, ये हमारा जो था बेटा दैट इज लेड बॉक्स। ये हमारा क्या दिया था बेटा, लेड बॉक्स दिया गया था। अच्छा अब इसके बारे में बेटा एक चीज और आप समझना, एक और समझना कि अल्फा पार्टिकल कहां से निकल सकता है। अल्फा पार्टिकल सर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकल सकता है। तो ये मटेरियल कैसा था बेटा, रेडियो एक्टिव। ये मटेरियल कैसा था बेटा, रेडियो एक्टिव मटेरियल था। और बेटा अल्फा पार्टिकल को जब अपन लिखते हैं ना, तो यहां पे बेटा He2 4 प्लस प्लस इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अगर आपसे लिखने को कह दिया जाए तो बेटा इस तरीके से लिखते हैं, जहां पे बेटा चार्ज जो रहता है इलेक्ट्रॉन दैट इज 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहता है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। बेटा इस तरीके से आप लिख सकते हैं इनकी वैल्यू। ठीक है, ये चार्जेस के बारे में और मासेस के बारे में मैंने बता दिया, चार्ज ऑफ अल्फा एंड मास ऑफ अल्फा। ठीक है सर। अब लेड बॉक्स क्यों बेटा, जो मैं बातें बताता जा रहा हूं ना, ये लिखना पड़ेगा 5 नंबर वाले में। 5 नंबर में पूछा जाएगा आपसे कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करिए और उनके ड्रॉबैक्स बताइए, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, तो सुनते जाइएगा। तो ये हमारा लेड बॉक्स है। लेड बॉक्स क्यों बेटा, लेड क्या करती है, जो हाईली रिएक्टिव सब्सटेंसेस रहते हैं ना, जो रेडियो एक्टिव रहते हैं, उनके रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। और यहां से जो जगह छोड़ी है, तो यहां से वो रेडिएशन क्या कर जाएंगे सर, आगे की तरफ निकल जाएंगे। तो यहां से क्या कर रहा है बेटा, अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास से निकल रहे हैं। यहां से अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं बेटा, निकल रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहां पे क्योंकि बेटा यहां से कई सारे निकल रहे थे, ये भी निकल रहा था, ये भी निकल रहा था यहां पे, और ये भी निकल रहे थे, कई सारे निकल रहे थे। अब हमें क्या करना है बेटा, इनको स्ट्रीमलाइन करना है कि यार हम इतने सारे नहीं जाने दे सकते, एक एक करके निकलिए। क्या करके निकलिए, एक एक करके निकलिए। तो यहां पे हमने क्या कर दिया बेटा, लेड की प्लेटें निकाल दी, लेड प्लेट लगा दी, जिससे कि बेटा जो साइड से रेज हमारी जा रही हैं वो क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी, सिर्फ इनको ही आगे जाने को मिलेगा। ओके सर। अब जैसे ही हमने बेटा ये बनाया, इसके बाद बेटा यहां पे हमने लगा दी थी एक गोल्ड फॉइल। ये हमने क्या लगा दी बेटा, एक गोल्ड फॉइल। यहां पे एक गोल्ड फॉइल लगा दी। यहां पे आप देख सकते हैं ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा, एक गोल्ड फॉइल हो गई। अब ये जो बेटा यहां से सीधा चलता चलता इसके ऊपर अब क्या करने लगा बेटा, स्ट्राइक करने लगा। अब यहां पे जब ये बेटा स्ट्राइक करने लगा, तो यहां पे बेटा हम लोगों ने 2 प्लेट बनाई। एक बात देख लें कहां से ज्यादा बेटर लगेगा। ये हमने क्या किया बेटा, प्लेट बनाई इस तरीके से। प्लेट बेटा ये थोड़ा सा 3D में होगा, मैं आपको बता दूं। प्लेट इस तरीके से लगाई है बेटा जो इसको क्या कर ले, कवर कर ले। प्लेट इस तरीके से लगाइए बेटा जो इसको क्या कर ले, कवर कर ले। क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था कि ये टकराने के बाद बेटा, और बेटा डायग्राम अच्छे से बनाना, कोशिश यही करना कि ज्यादा आपको रब करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, रबर भी अच्छी ले जाना, कभी तो थोड़ा बहुत
खर्चा कर लेना इन सब पे, ठीक है। बोर्ड्स का पेपर है इसलिए कह रहा हूं, अदरवाइज नहीं कहता, ठीक है। थोड़ी बेटर रबर ले जाना, पेंसिल ले जाना, ऐसी वो रबर वैसी मत ले जाना बिल्कुल काली पीली, किसी की गिरी हुई उठा ली, सर रास्ते में मिल गई थी तो उठा ली है, काली हो गई है, साफ करने गए उस रबर ने और ज्यादा गंदा कर दिया। ऐसा नहीं, थोड़ा अच्छी बेटा बढ़िया रबर का इस्तेमाल करना, जिससे कि आपकी वो जो शीट है वो खराब ना हो जाए। तो यहां पे अपन ने क्या कर दिया बेटा, एक शीट लगा दी ZNS की। किसकी लगा दी बेटा, ZNS की शीट लगा दी। स्क्रीन ऑफ ZNS। सर ये ZNS क्या है बेटा, ये ZNS क्या है, फोटो सेंसिटिव है। ये ZNS क्या है बेटा, फोटो सेंसिटिव है। मतलब होता क्या है, जब ये लेड से बेटा क्या जाएगा, हमारे पास रेज जा रही होंगी, ठीक है। क्या जा रही होंगी बेटा, यहां से जब ये रेज जा रही होंगी तो यहां से इससे टकराने के बाद ये अलग अलग जगह बेटा क्या कर रही होगी, ये टकरा रही होगी, ठीक है। ये जो अल्फा पार्टिकल आई है उससे हमने देखा कि इसके अलग अलग जगह पे क्या हो रहा है बेटा, स्पॉटिंग हो रही है। स्पॉटिंग मतलब इस तरीके से बेटा हरे हरे धब्बे पड़ जाते हैं। जैसे आपने कॉपर को देखा है, कॉपर में आपने देखा है कहीं कहीं ग्रीन कलर का क्या हो जाता है बेटा, जंग जैसा लगता है, पर क्या कॉपर में लग सकता है जंग? नहीं सर। तो बेसिकली बेटा वैसा ही यहां पे ZNS की जो ये शीट थी, यहां पे इस तरीके से जहां जहां बेटा ये अल्फा पार्टिकल टकरा रहा था वहां पे स्पॉटिंग हो रही थी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या थी बेटा, ये हमारे पास गोल्ड फॉइल थी, गोल्ड फॉइल थी। तो बेटा ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ कि यहां से रे भेजी, इससे टकरा रही हैं। अब टकरा रही हैं तो इनकी बेटा हम लोगों ने क्या किया, एनालिसिस किया कि यार कुछ जो थी वो बहुत ज्यादा एंगल बना के जा रही थी, कुछ दो जो थी बेटा वो पास में एंगल बना के आ रही थी, कुछ रे बेटा जो सीधी आई वो वापस चली गई। मतलब अलग अलग हमें क्या मिल रहे थे बेटा, एक्सप्लेनेशन मिल रहे थे। इसी का बेटा इसके नीचे एक और डायग्राम बना देना। एक्चुअल में बेटा वो जो देखने से ऑब्जर्व कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि इसके सेंटर में जो दिया गया है वो एक न्यूक्लियस दिया गया है, ये इन्हीं के कंक्लूजन थे। तो जब हमने यहां से अल्फा पार्टिकल से, जब हमने इस अल्फा पार्टिकल से बेटा, जब हमने इस अल्फा पार्टिकल से इसके ऊपर रे भेजी, इसके ऊपर ये बेटा क्या है, स्ट्रेट, इसके ऊपर जब रे भेजी तो यहां पे कई सारी रेज ने अलग अलग तरीके से बिहेव किया। जैसे कई रेज थी बेटा जो सीधी गई, वो यहीं से बेटा टकरा करके यहीं से वापस चली गई। कारण क्या था, क्योंकि ये भी अल्फा बेटा पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या हो गया, रिपेल हो गया, ठीक है। तो आप ये समझ लो बेटा कि करीबन लाखों रेज में से कुछ ऐसी रेज थी 10-5 जिसने अपना पाथ सेम क्या कर लिया बेटा, रिट्रेस कर लिया, वापस उन पाथ को अपना लिया। ये जो बोल रहा हूं दीज आर दी कंक्लूजन्स, प्लीज सुनते हुए चलिएगा। लिखे तो ये सारे हैं, मैं रिपीट करके आपको बता दूंगा, ठीक है। कि कुछ जो है, क्योंकि वहां पे तो कहानी लिखनी है ना, कहानी कैसे लिखोगे, जब कहानी पता होगी, तो वही कहानी सुना रहा हूं। तो यहां से क्या हो गई बेटा, ये डाइवर्ट हो गई। अब यहां पे बेटा, यहां पे जो थे, यहां पे इसका स्ट्रक्चर में आजू बाजू क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आजू बाजू क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बाकी जो रेज आई बेटा, उन्होंने कहा मैक्सिमम जो रेज थी वो अनडेविएटेड, मतलब बिना डेविएट करके चली गई, बिना डेविएट करके चली गई। इसका मतलब ये था कि ऐसा लग रहा था देखने में कि यार ये जो एटम बना हुआ है ना, ये खोखला सा है, ज्यादातर पार्ट इसका खाली है, और जहां से ये रिपेल करके वापस आ रही है, मतलब पक्की बात है वहां पे कुछ बहुत ऐसा हैवी पॉजिटिव कुछ रखा हुआ है जिससे वो टकरा के क्या कर रही है बेटा, वापस आ रही है। और इन्हीं में से कुछ एक रेस थी जिन्होंने जिस पाथ को फॉलो किया और जो इसी के पास से गुजरी हैं, वो क्या हो गई बेटा, किसी एंगल पे डेविएट हो गई, किसी थीटा एंगल पे क्या हो गई बेटा, डेविएट हो गई।
बेटा एंगल जो लिया जाता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल से लिया जाता है, तो ये कुछ ऐसी रेज भी थी जो डेविएट हो गई, तो ज्यादातर सीधी निकल गई, कुछ थी जो किसी एंगल थीटा पे डेविएट हो गई, और उनमें से कुछ थी वो जो जिन्होंने अपना पाथ को वापस रिट्रेस कर लिया। इतनी बात आप समझना। अब अपन इनके एक्सपेरिमेंट में जो इन्होंने कहा है वो अपन समझते हैं। द एक्सपेरिमेंट सेटअप बाय द रदरफोर्ड एंड हिज कोलैबोरेटर जिंजर एंड मार्सेंडिन। ठीक है, फिगर मैंने आपको बताई दिया। एस इज अ पीस ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, बेटा मैंने बताई दिया है, आप ये याद कर लीजिएगा। क्या था बेटा हमारे पास Bi21483 था, कंटेन इन अ लेड कैविटी। बेटा कैविटी किसकी थी? लेड की थी। द अल्फा पार्टिकल एमिटेड बाय द सोर्स आर कोलिमिनेटेड इन अ नैरो बीम विद द हेल्प ऑफ अ लेड स्लिट। बेटा मैंने बताई दिया, ये लेड स्लिट है, लिख देता हूं स्लिट। ये क्या है बेटा? हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और ये हमारा क्या है बेटा? लेड बॉक्स है। अब यहां पे उन्होंने बोला द कोलिमिनेटेड बीज इज अलाउड टू फॉल ऑन अ थिन फॉइल। बेटा ऐसे ही लिखना है सब कुछ, तभी 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ऑफ अ थिकनेस ऑफ 2.1 into 10 to the power 7 meter, the alpha particle scattered in different direction observed through a rotatable detector on a ZNS screen। जैसे बेटा मैंने ये बताया है ना, ये बताया, ये जो डिटेक्शन कर रहा है, इसके लिए अपन ये भी कर सकते हैं कि यहां पे क्या लगा हुआ था बेटा? एक डिटेक्टर भी कह सकते हैं, जो हमें यहां पे डिटेक्टर घूम घूम के बता रहा था कि भाई अब नेक्स्ट अल्फा पार्टिकल यहां गिरा है, फिर उसके बाद वाला अल्फा पार्टिकल यहां गिरा है। ठीक है, ये हम क्या बना सकते हैं बेटा? यहां पे डिटेक्टर भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डिटेक्टर लिख दो। ये हमारा डिटेक्ट कर करके बता रहा था कि कहां कहां गिरी है। ठीक है, तो यहां पे ZNS स्क्रीन एंड माइक्रोस्कोप। द अल्फा पार्टिकल, ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पे द अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस अ ब्राइट फ्लैश ऑन द स्क्रीन। बेटा अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा था? एक चमकीली सा फ्लैश फेंक रहा था। कहां पे बेटा? स्क्रीन पे। दीज आर ऑब्जर्व्ड इन अ माइक्रोस्कोप एंड काउंटेड एट अ डिफरेंट एंगल एंड द डायरेक्शन ऑफ inclination of the beam. The angle theta of the deviation of alpha particle from original direction is called scattering angle। यही बेटा जो मैंने एंगल आपको बताया है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? सर उस एंगल को हम लोग स्कैटरिंग एंगल कहते हैं। बेटा ये जो मैंने लिखा है, तभी मैंने आपको बेटा हॉरिजॉन्टल से मेजर किया, तो ये जो आपको कहते हैं बेटा, इसको स्कैटरिंग एंगल यहां पे लिख लो। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? स्कैटरिंग एंगल हो जाएगा। अब यहीं से बेटा जो हमारी ऑब्जर्वेशन निकल के आई, अब उनके बारे में ये पॉइंट कहे गए। वैसे तो मैंने आपको ये सारे पॉइंट समझा दिए गए, फिर से बता देता हूं बेटा। आप ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द स्कैटरिंग एंगल थीटा and the number of alpha particles and scattered at angle theta from a large number of alpha particle we find that। अब यहां पे बेटा जो पिक्चर चल रही थी, यहां पे जो पिक्चर चल रही थी, उसके बेसिस पे हमने क्या किया बेटा? एक ग्राफ बनाया। और वो ग्राफ किस किस के बीच में था? सर वो ग्राफ था हमारा स्कैटरिंग एंगल थीटा एंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। मतलब यहां पे बेटा, यहां पे हमने क्या लिए बेटा? वाई एक्सिस, और यहां पे क्या लिए बेटा मैंने? एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये किस किस के बीच में कह रहा है बेटा? स्कैटरिंग एंगल थीटा के बीच में कह रहा है। हाँ जी सर। और नंबर ऑफ फोटॉन्स के बीच में कह रहा है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो स्कैटर हुए हैं। ठीक है सर, तो यहां पे आप थीटा लिख लीजिए, और यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है तो इलेक्ट्रॉन लिख लो, अदरवाइज बेटा पार्टिकल भी ठीक रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जो अल्फा पार्टिकल कह रहा है वो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप यहां पे लिख सकते हो। ये बेटा हमारा किस में आ जाएगा? वाई एक्सिस, और ये किस में आ जाएगा? एक्स एक्सिस में। अब यहां पे बेटा आप डायरेक्ट ग्राफ इसका देख सकते हो कि हमारा जो ग्राफ है बेटा वो कुछ इस तरीके से बनता है। कैसा बन रहा है बेटा? इस तरीके से बन रहा है। यहां से एक परपेंडिकुलर में गिरा दूंगा समझने के लिए, और यहां से बेटा एक और परपेंडिकुलर।
ये दो पॉइंट्स को बेटा आपको समझना है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स को क्या करना है बेटा, समझना है कि जो बिल्कुल डाइवर्ट नहीं हुए, मतलब ऐसा होगा बेटा यहां से जो एंगल है ना वो इस तरीके से चलते जा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। है तो ये बेटा एंगल, मतलब जो सबसे कम डाइवर्ट हुए बेटा वो कितने एंगल पे थे, 180 डिग्री। 180 डिग्री का ये मतलब है बेटा जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में मैं पलट के चला गया, ऐसे सबसे कम थे। तो यहां पे देखिए, यहां पे बेटा n की वैल्यू जो आ रही है वो सबसे कम आ रही है, n1। और यहां पे बेटा ये इधर से क्या होगा, 0 डिग्री। यहां पे क्या होगा बेटा, ये 0 डिग्री होगा। मान लो ये 20 डिग्री है, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते बेटा ये 30 डिग्री आएगा। मतलब बढ़ते 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 मान लीजिए बेटा ये कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री आ गया, ऐसे ही बेटा 180 आ गया। मतलब जितना बेटा आप एंगल मेजर देखोगे कि सबसे ज्यादा डेविएशन जो मिला है वो कम मिला है बेटा जब हमारे एंगल सबसे ज्यादा छोटे थे। और फिर जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, हमारे एंगल बढ़ता जा रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करते जा रहे हैं बेटा, डिक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है सर, मतलब 90 वाले और कम मिले, 60 वाले ज्यादा मिले, 20 वाले और ज्यादा मिले। तो ये बेटा हमारा क्या बन जाता है, ग्राफ बन जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा, ये हमारा क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। आप इस ग्राफ में बस इतना याद रखना होता है कि यहां पे जो डेविएशन एंगल निकल के आता है बेटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ डिवाइडेड बाय θ/2। बस आप ये रिलेशनशिप बेटा याद रखेंगे जो अभी हमारे काम आएगा। अभी हमारे यही काम आने वाला है, जो बेटा इस ग्राफ से ये एंगल का रिलेशनशिप निकल के आता है। क्या इतना समझ में आ रहा है, तो मैं क्या आगे चलूं बेटा, ठीक है। अब यहां पे बेटा यही ग्राफ का कंक्लूजन हम बताते हैं। उसमें पहला बोला मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू अ गोल्ड फॉइल। कई सारे जो है बेटा वो आर पार कर गए, जिसका मतलब ये खोखला है। इट मींस दे डू नॉट सफर एनी कोलिजन विथ अ गोल्ड एटम। मतलब गोल्ड एटम बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, छोटा है। ओनली अबाउट 0.14%। क्या सर ये परसेंटेज लिखना जरूरी, यहां बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय मोर देन 90 डिग्री, मोर देन बेटा यहां पे परपेंडिकुलर, मतलब बेसिकली वो कितना कहना चाह रहा है बेटा, 90 डिग्री यहां पे कहना चाह रहा है, ठीक है। कि 90 डिग्री से ज्यादा क्या हो गया बेटा, डेविएशन, मतलब मोर देन 90 लिख लो, ठीक है। मोर देन परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि बेटा मोर देन, पूरा परपेंडिकुलर ही लिख लो इसको, मोर देन परपेंडिकुलर। मोर देन परपेंडिकुलर का मतलब यह है बेटा कि जब परपेंडिकुलर क्या होता है सर, 90 डिग्री 90 डिग्री। अगर इस लाइन के ये जो है ये क्या है सर, परपेंडिकुलर है। मतलब ज्यादातर को हमने ये देखा कि जब ये इधर से आ रहे थे ये ऐसे ही टकरा करके बेटा चले गए, ये ऐसे ही टकरा के क्या कर गए बेटा, चले गए आगे की तरफ। मतलब 90 डिग्री से ज्यादा इनका डेविएशन था, ठीक है सर। अब इसके बाद बेटा अगला पॉइंट ये था इनका, अबाउट 1 अल्फा पार्टिकल इन एवरी 8000 अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बाय मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। ये वाली बात भी समझ गए। अब एक्सप्लेनेशन बेटा इन्होंने यही बताया कि एन अल्फा पार्टिकल is over more than 7000 or more massive than an electron. In this experiment, alpha particle is traveling in a high speed, therefore very strong force along has deflected them through a large angle. This led Rutherford to postulate that the entire positive charge of an atom is concentrated in a tiny central core of an atom. This central core of each atom is called atomic nucleus. मतलब ये वो थे बेटा जिन्होंने सबसे पहले जो नाम दिया था न्यूक्लियस का, वो रदरफोर्ड थे। यार कुछ तो पॉजिटिव चार्ज है जो बहुत ज्यादा हैवी है, और उस पॉजिटिव चार्ज का नाम क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। फिर कह रहे हैं बेटा
एन अल्फा पार्टिकल कैरीज 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड हैज अ मास ऑफ हीलियम एटम चार्ज ऑन अ गोल्ड फाइल दैट इज Zi, where Z is a beta atomic number of gold, as gold nucleus is so this times heavier than of alpha particle. We assume that it remains stable after scattering. तो बेटा यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, वो मैं आपको यहाँ पे लिख करके बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला कितना कहना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा Z ही आएगा। तो यहाँ पे बेटा F बराबर 1/4πε0, ये K की वैल्यू हो गई, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये सर चार्ज हो जाएगा गोल्ड पे, और ये क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ये डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स बराबर K बेटा चार्ज ऑन अल्फा मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ गोल्ड Z डिवाइडेड बाय बेटा R स्क्वायर। तो चार्ज बताया बेटा 2 टाइम्स ऑफ E है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E इंटू Z अटोमिक नंबर इंटू बेटा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये बेटा हमारी फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, वेयर R इज द डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है सर। अब बेटा यही बात कह रहे हैं, जो मैंने डायग्राम बनाया है वो आप आराम से बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है। डायग्राम कौन सा वाला सर, ये वाला डायग्राम जो यहां समझाया है, ये वाला डायग्राम जो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया पहले, उसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो। एज शोन इन द फिगर, अल्फा पार्टिकल 1 ट्रेंड्स टू collide with a nucleus, slow downs due to repulsion of the force of nucleus, and finally stops in a repel back. This alpha particle therefore retrace the path. क्या बेटा यही वर्ड मैंने आपको बोला था, जब वो जा रहा होगा और वापस चला जाएगा, retrace the path by an angle of 180 डिग्री, 180 डिग्री से। The second point ये है बेटा, second point, the alpha particle tends to hit the nuclei at its periphery, experience a strong repulsion force and scatters through the angle larger than theta, और theta की वैल्यू बेटा क्या है, greater than 90 डिग्री। आप ये देखिए क्या बेटा, ये इसके पेरीफेरी पे मतलब एंड पे टच करना चाह रहा है, और ये यहां से क्या हो गया बेटा, स्कैटर हो गया, और ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री से क्या बन रहा है बेटा, ज्यादा बन रहा है। यहां पे आ जाएगा बेटा थर्ड पॉइंट, द अल्फा पार्टिकल 3 विच पासेस एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस स्मॉल रिपल्शन फोर्स एंड गेट स्कैटर्स थ्रू लार्ज एंगल। और बेटा यहां पे थोड़ा सा रिपल्शन फोर्स था और उसने एंगल जो लिया वो लार्जर लिया, ठीक है, ये समझ सकते हैं। द अल्फा पार्टिकल विच पासेस अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस गो ऑलमोस्ट अनडेविएटेड। बेटा जैसे ये है, अब इसका बेटा इससे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, आप इसका डिस्टेंस देखिए ना, यहां से बेटा इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो यहां से बेटा ये जो अल्फा पार्टिकल जा रहे होंगे वो किसी से डेविएट नहीं होंगे और वो सीधे चले जाएंगे। तो यहां पे अनडेविएटेड लिख लो बेटा, अनडेविएटेड, ठीक है सर। वी कैन शो दैट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया एन थीटा का बेटा ये रिलेशनशिप मैंने आपको बता ही दिया गया। एन थीटा बेटा किसकी है, एंगल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये दोनों का रिलेशनशिप जो बन रहा है बेटा वो एक इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब बात करते हैं बेटा इसी के बारे में, अब और ज्यादा डिटेल में बात कर रहे हैं, इसके एनर्जी के बारे पार्ट के बारे में बात करेंगे और इसकी क्लोजेस्ट अप्रोच कि सर आपने ये बोला कि ये मेरा क्या दिया था सर, ये आपने मुझे दिया है मेरा अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल यहां से जा रहा है। अब इस अल्फा पार्टिकल के पास क्या है बेटा, सर इस अल्फा पार्टिकल के पास आगे की तरफ है वेलोसिटी, और यही वेलोसिटी क्या करेगी बेटा, आगे चलते 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 चलते, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है तो ये अपने साथ क्या कैरी करके रख रहा है बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। पर ये चलते चलते बेटा यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे सर आपने जो दे दिया है वो न्यूक्लियस दे दिया है यहां पे गोल्ड फॉइल का। सर ये जो गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस आपने मुझे दिया गया है, अब ये भी सर अपने आप में पॉजिटिव चार्ज है,
और ये जो आ रहा है ये भी कैसा है बेटा, ये भी सर पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, जहां पे वेलोसिटी क्या कर रही होगी बेटा, डिक्रीज कर रही होगी। और एक इंस्टेंट बेटा चलते 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 इसका ऐसा आ जाएगा, एक इंस्टेंट बेटा इसका चलते चलते ऐसा आ जाएगा जहां पे बेटा इस पॉइंट पे, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये जो मिनिमम सेपरेशन आ रहा है बेटा इन दोनों के बीच में, उसी को अपन क्या कहेंगे बेटा, यही आर को अपन क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। कि मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस जहां से ये क्या कर गया बेटा, रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इसी को अपन क्या कहते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये अप्रोच आप कैसे बताओगे कि यहां पे हुआ क्या है बेटा, कि मेरी जितनी भी यहां पे क्या थी बेटा, काइनेटिक एनर्जी थी, वो कन्वर्ट हो गई यहां पे एज अ पोटेंशियल एनर्जी। बेटा इसके पास जो चार्ज है Q, दैट इज इक्वल्स टू Z बेटा, उसका एटॉमिक नंबर इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पे जो हमारे पास चार्ज निकल के आया है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे सर मैं लिख सकता हूं कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल को पोटेंशियल एनर्जी से अगर मैं कंपेयर कर दूं, तो सर यहां पे मेरी किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, आर की वैल्यू आ जाएगी। यहां पे क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू। तो ये आ जाएगा बेटा हाफ एम वी स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी माइनस का के टाइम्स ऑफ जेड ई इंटू 2 टाइम्स ऑफ ई, और डिवाइडेड बाय यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, आर स्क्वायर। क्या आपको ये पॉइंट बेटा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए। क्या ये आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहां से बेटा आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो, फोर्स बेटा आर ही लिखना है यहाँ पे, स्क्वायर नहीं आर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये नेगेटिव क्या बता रहा है बेटा, डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, आप बस मैग्नीट्यूड से खेलिए, तो आप लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर बेटा वेलोसिटी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू के जेड 2 टाइम्स ऑफ के जेड ई स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर। बेटा आर इधर जाएगा, तो आर बराबर 4k जेड ई स्क्वायर बाय एम इंटू वी स्क्वायर। ये बेटा मेरा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाएगा, 4k जेड ई स्क्वायर अपॉन 4k जेड ई स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, एम वी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख लीजिए कि सर मैं इसको एक काम करता हूं, काइनेटिक एनर्जी और के की वैल्यू भी खोल के लिखना चाहता हूं। आर ऊपर आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगा 2 जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय के की वैल्यू बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इन केस आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी गई होगी तो हाफ एम वी स्क्वायर। आप बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बेटा आपका क्या आ जाता है बेटा, दिस डिस्टेंस इज नोन एज स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब आप इसको आराम से देख सकते हैं, अब इसको क्या कर सकते हैं बेटा, आप आराम से देख सकते हैं। क्लियर है बेटा इतना? क्या मैं आगे चलूं? हाँ, तो यहां पे बेटा इसने वेलोसिटी की वैल्यू भी निकाल के बताई है। एट अ सर्टेन डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल रिड्यूस टू जीरो, द पार्टिकल स्टॉप एंड इट कैन नॉट go move closer to a nucleus, it repels, therefore the it retains its path। ठीक है, जहां पे बेटा ये आपकी क्या आ गई, ये सर वेलोसिटी आ गई मेरी, ठीक है, और ये मेरे पास क्या आ गई बेटा, पोटेंशियल आ गया। अब इन दोनों के बराबर रख दिया बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और यहां पे बेटा ये हमारी फाइनली वैल्यू आएगी, आ गई है, जो मैंने आपको निकाल करके दिखा दी है। क्लियर है? बेटर है कि आप इसी तरीके से लिखोगे तो बेटा एक एक चीज डायग्राम के साथ समझाने से वैल्यू थोड़ी क्लियर हो जाती है, एग्जामिनर भी खुश हो जाता है देख करके कि हाँ सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप चीजें लिखी गई हैं। क्या इतना समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? अब आगे चलें बेटा, तो यहां से बेटा अपन क्या निकाल लेंगे, क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल लेंगे। अब आगे चलते हैं, ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमें बताना है बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर
इम्पैक्ट पैरामीटर को बेटा बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। थोड़ा और इसे बड़ा कर दो। इम्पैक्ट पैरामीटर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? बीटा से। सर इम्पैक्ट पैरामीटर होता है क्या है? मैंने कहा मैं बताता हूं। ये बेटा स्ट्रेट एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा क्या दिया गया है बेटा? ये सर हमारा गोल्ड का न्यूक्लियस दिया गया है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। अगर चार्ज की वैल्यू देखो तो Z इंटू ई के बराबर है। ये कैसा है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज है। किसका है बेटा? ये गोल्ड का है। अब यहां से मान लीजिए बेटा एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं है ना बेटा बिल्कुल लाइन से टच होता हुआ ही आ रहा होगा, कैसा भी आ सकता है। तो ये हमारे पास आ रहा है बेटा अल्फा पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी v है। तो आप ये जो डिस्टेंस देखते हैं बेटा इसके बीच में, ये वाला, ये जो डिस्टेंस आप देखते हैं कि मेरी जो एक्सिस है बेटा उससे ये कितना दूर है, मेरी ये वाला जो पार्ट है बेटा इसको अपन b या बीटा कह सकते हैं। ये वाला जो डिस्टेंस कहलाता है, आप देख लीजिए, इसे अपन क्या कहते हैं बेटा? इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? इंपैक्ट पैरामीटर। इसका मास m है, चार्ज 2 टाइम्स ऑफ e है, या फिर बेटा इसको बीटा या स्मॉल b लिख लो कैपिटल की जगह। इसको क्या लिख लो बेटा आप? स्मॉल b लिख लो। तो यही हमारा क्या कहलाता है बेटा? इंपैक्ट पैरामीटर। अब यहां से बेटा ये जो एक्सिस दी गई है ये कैसी दी गई है? सीधी दी गई है इस तरीके से। हाँ सर, पर ये क्या करेगा बेटा? ये सीधा नहीं आएगा, ये इस तरीके से बेटा यहां से आ रहा होगा और ये एंगल पे क्या कर जाएगा? डेविएट। और ये जो थीटा है बेटा ये वही हमारा स्कैटरिंग एंगल होगा। तो हमारी मेन एक्सिस से बेटा ये कितना उठ करके चल रहा है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। और इंपैक्ट पैरामीटर के केस में बस बेटा अपन को एक छोटी सी वैल्यू याद रखनी होती है, ये b की, के टर्म्स में भी लिख सकते हैं और इसी को बेटा मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में भी लिख सकता हूं, जिस भी टर्म्स में बेटा ये कह रहा होगा हमें लिखने के लिए। सेम दोबारा से वही वैल्यू आएगी बेटा, दैट इज ZE² इनटू, बस यहां पे cot θ/2 हो जाता है और यहां पे डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। किसकी बेटा? अल्फा पार्टिकल की। अब इसको अगर बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लिखना है तो आप उसके टर्म्स में लिख लीजिए। के की वैल्यू तो लिख दी है बेटा, यहां पे आ जाएगा ZE², ठीक है। 2 रह गया क्या? हाँ सर, 2 यहां पे और लगा देना बेटा, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ वो रहता है ना, ये 2 ZE²। हाँ, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? 2 टाइम्स ऑफ ZE² डिवाइडेड बाय यहां पे आ गया बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? cot θ/2। ये बेटा इसका क्या रहता है? रिलेशनशिप। और ये फॉर्मूला बेटा इसी तरीके से याद करना होगा, इसी तरीके से आपको याद करना होगा, इसमें और कोई बेटा चेंजेस नहीं है। ये वाली वैल्यू बेटा सेम ऐसी ही रहेगी, सेम ऐसी रहेगी बेटा। इसमें 2 क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉट में चेंज कर लिया ना तो 2 मत लगाना, ठीक है। 2 मत लगाना बेटा, 2 कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये बेटा आपका फॉर्मूला है, आपको बढ़िया से यही याद करना है। मेरी मानो तो बस ये डायग्राम बनाना, अगर वो 2 नंबर में भी पूछ रहा है ना बेटा तब भी ये डायग्राम बना करके आ जाना और आराम से लिख देना कि b बराबर क्या आ जाएगा बेटा हमारा? KZE² cot θ/2। बेटा वो वाले में साइन आता है अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। बस इतना सा लिख करके आ जाना। रिलेशनशिप b का जो फॉलो होगा बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cot θ/2 होगा। बस ये और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आप याद रखना कि किसके बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। अब इसी के बाद बेटा यहां पे आ जाएंगे, ये हमारा बेटा फॉर्मूला आ जाता है। सारी बातें मैंने आपको बताई दी है। अब इसके बाद में बेटा रदरफोर्ड मॉडल की वही दोबारा से वही कंक्लूजन आ जाते हैं कि एंटायर एटम कितना छोटा दिया गया है,
बेटा उसका न्यूक्लियस के साइज क्या दिया गया है, उसका एटॉमिक नंबर, इन्होंने बोला कि एटॉमिक न्यूक्लियस is a number of electrons as atom is electrically neutral. The total negative charge of an electron is surrounded by the nucleus in equal number of total positive charge. बेटा number of negative charge और positive charge इन्होंने कहा कि they both are in equal number. These electron revolves around the nucleus in a various orbit. बेटा अलग अलग ऑर्बिट में ये क्या कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे हैं. The centripetal force required by the electron for revolving is provided by the electrostatic force of attraction. ये बात बिल्कुल इन्होंने क्या कही थी बेटा, सही कही थी. ये बात इनको सही कही थी बेटा. ये जो रदरफोर्ड ने किया था ना, बहुत क्रांतिकारी चीज थी. ये बहुत क्रांतिकारी चीज थी कि यहां से हमारी जो क्लियरिटी थी वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि ये जो एफ ऑफ ई है और ये एफ ऑफ सी है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ सेंट्रिपिटल. तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, के क्यू स्क्वायर दैट इज जेड ई इंटू 2 टाइम्स ऑफ ई डिवाइडेड बाय नीचे आर स्क्वायर. चलो लिख लेना, ठीक है. ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ ई. ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी, एफ सी और एफ ई लिख देना, ठीक है. और ज्यादा हो तो जब ये पॉइंट लिखोगे तो बेटा इसको भी ऐड कर लेना, ठीक है. यहां पे बेटा दिया ही गया है कि एफ सी क्या है बेटा, सेंट्रिपिटल फोर्स, और ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इन दोनों का कंपेयर कर लिया, ठीक है. इन दोनों का क्या कर दिया, कंपेयर. अब यहां से बेटा हमारे पास उन्होंने काइनेटिक एनर्जी की भी वैल्यू दे दी. देखो कैसे. अब इन्होंने बोला कि अगर बेटा, पर ये काइनेटिक एनर्जी जो निकाली है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में निकाली है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस की. अब यहां पे गोल्ड फॉइल का कोई लेना देना नहीं है. सुन रहे हैं कि नहीं, कि यहां पे गोल्ड फॉइल का कोई लेना देना नहीं है. अब वो एक जनरल केस की बात कर रहे हैं कि ये भाई हमारा न्यूक्लियस दिया गया है और ये हमारी क्या दी गई है बेटा, ऑर्बिट दी गई है. अब एक न्यूक्लियस, गोल्ड की जो पिक्चर थी वो वहीं रह गई, खत्म हो गई. अब एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लग रही है बेटा, फोर्स लग रही है. इस फोर्स को क्या कहेंगे, ये जिसका भी न्यूक्लियस लेना है तो अब इसका जो चार्ज होगा वो Z इंटू ई के बराबर होगा. ये Q1 है और ये खुद दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका काम कर रहा है बेटा, Q2 का. ये जो इलेक्ट्रॉन कर रहा है ये क्या कर रहा है बेटा, सर ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. और इसकी बेटा ये क्या दी गई है, ये वेलोसिटी दी गई है. ये क्या दिया गया है, फोर्स. तो ये वेलोसिटी, ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये सेंट्रिपिटल फोर्स. तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा दोनों के बीच का सेपरेशन आर स्क्वायर के बराबर. ये फोर्स आ गया, दैट इज इक्वल्स टू हाफ किसके बराबर आ जाएगा बेटा, सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर. एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर. बेटा ये आर से ये आर कट गया, यहां से वेलोसिटी आ जाएगी कि v बराबर, ये v बराबर क्या आ जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाय आर एम की पावर क्या आ जाएगा बेटा, 1/2. ये वैल्यू बेटा इस तरीके से निकल के आ जाएगी आपकी वेलोसिटी की. क्लियर है कि नहीं है. अब वेलोसिटी को काइनेटिक एनर्जी में रख दोगे तो बेटा यहां से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. इसी चीज को उठा करके यहां रख दो v के टर्म्स में, तो बेटा आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. तो ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बेटा, के जेड ई स्क्वायर बाय आर एम. क्योंकि बेटा वेलोसिटी तो रूट में आई है और ये वैल्यू क्या आ गई बेटा, काइनेटिक एनर्जी की. अब यहीं पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना हो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में यहां पे लिख दिया कि E बराबर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर के बराबर. बस इतना आप लोग याद कर लेना. ये क्या आ गई बेटा, इसकी काइनेटिक एनर्जी. आप चाहते हो तो करके ही बता देते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर था. के की वैल्यू आप बस पुट कर दो. के की वैल्यू क्या है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय बेटा यहां पे क्या आ जाएगा, z. ऊपर क्या आ गया, z. फिर आ गया ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे कितना था बेटा, आर एम. आर और ये m. बेटा ये m से ये m चला गया, हाँ सर.
और ये Z तो बेटा एटॉमिक नंबर है, जो भी हो सकता है, ये 4 2 जा 8 हो गया, तो ये ZE² डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। अब बेटा हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करोगे तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहां से जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी, E² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। अब पोटेंशियल एनर्जी जस्ट इसकी क्या हो जाती है बेटा, डबल हो जाती है। मतलब यहां पे अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इससे ये काटोगे तो देखो 4 हो जाएगा। हाँ सर बात तो सही है। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद करिए, क्या K Q1 Q2 अपॉन R होता है। और सिस्टम को बाइंड करने के लिए क्या बेटा, नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए, तभी तो सिस्टम क्या करेगा बेटा, रुका रहेगा। तो यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल तो माइनस का K की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बेटा ये चार्जेस का होल स्क्वायर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE इंटू ई के बराबर है डिवाइडेड बाय R, ये E² हो गया। U की वैल्यू आ रही है बेटा माइनस का ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R के बराबर। अब यहां पे बेटा Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहां पे बेटा ये जो आप Z देख रहे हैं, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट की बात करूं तो ये Z की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। तो यहां से U की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R के बराबर। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जो कि बेटा ये दी गई है। क्लियर है। अब यहां पे बेटा क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी रहती है, टोटल एनर्जी इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये दो चीजों का सम होता है? तो यहां पे बेटा दोनों को जोड़ दो तो टोटल एनर्जी बेटा काइनेटिक के बराबर आ जाएगी, बस नेगेटिव निकल के आती है। तो आपने अगर एक को याद कर लिया ना काइनेटिक एनर्जी, तो बाकी दो तो याद करनी आसान है। तो ये आ जाएगा E, काइनेटिक एनर्जी क्या निकाली बेटा, E अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R माइनस E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये बेटा R दिया गया है, ठीक है। अब बेटा ये माइनस होगा तो आप ये देखिए माइनस का E² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R के बराबर आ जाएगा। ये क्या आ गया बेटा, टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी कैसी आ रही है बेटा, नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब बेटा ये जो स्टेट है, ये कैसी स्टेट है, ये एक बाउंडेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको इस चीज को क्या करना है बेटा, याद। अब इन तीनों का बेटा कंक्लूजन आप ऐसे भी लिख सकते हो, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम, बेटा जैसा कि मैं बता रहा था, इज नेगेटिव, नेगेटिव आया है। हेंस इलेक्ट्रॉन इज इन कौन सा स्टेट बेटा, बाउंडेड स्टेट टू द न्यूक्लियस, दैट इज इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री टू लीव द ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ये उन्होंने रीजन दिया कि इसलिए बेटा न्यूक्लियस क्या नहीं कर रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। क्या इतना बेटा आप लोगों को समझ में आ गया है? तो जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे ले चलूं, फिर मैं आपको आगे ले चलूं। इतना क्लियर है? अब यहां पे बेटा लिमिटेशंस आ जाती हैं कि यार ठीक है, जब ये सारी चीजें, अब इन्होंने खुद बताया कि यार इसकी कुछ लिमिटेशंस है जो हम नहीं बता पा रहे हैं। पहला, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, द इलेक्ट्रॉन्स the revolving electrons must radiate energy in forms of electromagnetic wave। सर आपने ये कहा कि अगर आपको याद हो, जब आप EMW बढ़ा रहे थे तब आपने ये कहा था कि अगर मेरा चार्जेस रेस्ट पे रहता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकता है। अगर मेरा चार्ज अगर v वेलोसिटी से चल रहा होता है तो उसके पास सर उसी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड भी रहती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहती है। और उसके बाद आपने ये बताया था कि अगर उसके पास एक्सेलरेशन आ जाए तो एक्सेलरेशन के कारण उसके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाती है। तो यहां पे अगर आप ये बोल लो कि ये स्टेबल है तो इसमें से तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलनी चाहिए, क्योंकि आपने जब ये बोल दिया कि इसमें Fc है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो एक्सेलरेशन आ रहा है। तो एक्सेलरेशन के कारण सर कंटिन्यूअस रिवॉल्विंग जब वो कर रहा है तो एनर्जी कम हो रही है और फाइनली वो कहां गिर जाएगा बेटा, न्यूक्लियस के अंदर। कि सर अगर आपने ये बोला कि ये मेरा न्यूक्लियस है और ये यहां से घूमना चालू कर रहा है, ये मान लीजिए यहां से घूमना चालू कर रहा है, कि ये आपका दे दिया बेटा क्या, हमारे पास इलेक्ट्रॉन दे दिया।
ये सर इलेक्ट्रॉन दे दिया आपने, कहा ये इलेक्ट्रॉन यहां से घूम रहा है जिसकी वेलोसिटी v है, ये v वेलोसिटी है, ये v वेलोसिटी, ये इलेक्ट्रॉन है, मान लिया। अब यहां पे क्या लग रहा है सर, एफ लग रहा है। तो एफ अगर लग रहा है तो सर ये इधर से घूमता 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 ये सर घूमता 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 एक पॉइंट ऐसा आ जाना चाहिए ना कि ये इसके अंदर गिर जाना चाहिए। और जब ये इसके अंदर गिर रहा है तो यहां से क्या निकलना चाहिए, यहां से फिर रेडिएशंस निकलने चाहिए। यहां से क्या होना चाहिए बेटा, रेडिएशंस निकलने चाहिए। तो वो यही बात को समझा नहीं पा रहे थे कि यार अगर कोई चीज घूमती 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 एनर्जी का लॉस हो रहा है तो वो कहां चली जाएगी, न्यूक्लियस में। अब अगर वो न्यूक्लियस में चली गई तो ये स्टेबल कहां से, ये तो फिर अनस्टेबल हो गया। दूसरी बात बेटा क्या कह रहे थे, एज द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन spiral inverts, their angular velocity and their frequency of revolving will continuously change. Therefore, a frequency of electromagnetic wave emitting must be changed continuously. Therefore, atom, beta यही atom should emit continuous spectral lines, observed only line spectral lines. बेटा अगर ये लगातार अगर हमारा ये घूमता 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 नीचे जा रहा है तो यहां पे बेटा हमारे पास हर एक इंस्टेंट पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमें जो मिलना चाहिए था वो क्या मिलना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। पर यहां पे हमें क्या मिलता है बेटा, एक लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है सर, ये सब नहीं बता पाए। अब यही बेटा इनको आप यही जो बात है ना, इसको या तो लिमिटेशन में, यही कई बार बेटा आपका सीबीएसई इसको ड्रॉ बैक में पूछ लेगा। इसी को क्या पूछ लेगा कि भैया ड्रॉबैक बता दो रदरफोर्ड मॉडल के, तब भी बेटा आपको यही पॉइंट लिखने हैं। अगर वो आपको ये कह रहा है कि यार हमें लिमिटेशंस बता दो रदरफोर्ड मॉडल के, तब भी आपको बेटा यही चीज लिखनी है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब आए बेटा यहां पे बोहर्स मॉडल या बोहर्स पोस्टुलेट कहना ज्यादा सही होगा। देयर आर 3 बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर। बेटा बोहर जी ने 3 बहुत बेसिक बात बताई कि बाकी चीजें तो रदरफोर्ड ने कहीं थी ना, वो बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही थी कि एफसी इससे बैलेंस होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, स्टेबल रहेगा, ऑर्बिट में घूम रहा है, पर किस तरीके से घूम रहा है, ये सारी बातें थी। तो एक्चुअल में ये और रदरफोर्ड बहुत समय से एक दूसरे को जानते थे। ठीक है, काम सबसे ज्यादा बेटा जो मेहनत करी है, योगदान दिया है, वो जो दिया है वो किसने दिया है, वो रदरफोर्ड जी ने दिया है। पर नाम कि यार हाँ सक्सेसफुल मतलब रिजल्ट तो यही लेकर के आप आए, वो दिया है बेटा किसने, बोहर ने। जैसे कई बार होता है कि आज के डेट में हम लोग बेटा स्पेस साइंस की बात करते हैं। ठीक है, तो स्पेस साइंस के इतिहास के पन्नों में आप ये समझिएगा कि इंडिया को इसरो से जाना जाएगा और इसरो को हमेशा एपीजे अब्दुल कलाम सर के नाम से जाना जाएगा। मतलब आज की डेट में जितना हम लोग स्टैब्लिश्ड स्पेस रिसर्च में नजर आते हैं ना, तो उसमें एक बहुत बड़ा मेजर रोल है इनका। होमी जहांगीर बाबा, इनका बहुत बड़ा रोल है बेटा। ये मतलब इनके बारे में तो जितना कहा जाए, जितना बोला जाए वो कम है बेटा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेटा। देयर आर 3 बेसिक पोस्टुलेट, 3 बेसिक पोस्टुलेट थे। एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कोर, जो न्यूक्लियस है, ये तो बात उन्होंने कहा बिल्कुल सही कही है, हमने भी मान लिया ऐसा है, बोर्ड जी कह रहे थे। इन विच एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ एन एटम, पहले कोई मास की बात नहीं गई थी, हॉलो कह दिया था, पर इन्होंने बोला चार्ज और मास दोनों ही वहां पे क्या है बेटा, कंसेंट्रेटेड है। A suitable number of electrons are revolving around the nucleus in a circular orbit. The centripetal force required to revolve is provided by the electrostatic force of attraction between the electrons and the nucleus. ये बात बेटा जो पहले कही गई थी वही सेम बात इन्होंने रिपीट करी कि यार ये तो बिल्कुल सही है, ये तो वैल्यू जो कही गई है बेटा बिल्कुल सही कही है। इसके बाद आए बेटा सेकंड पोस्टुलेट के बारे में।
उन्होंने कहा घूम रहे हैं, और घूम रहे हैं तो घूमने के लिए बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा फंडामेंटल फोर्स नहीं है, उसे आने के लिए किसी ना किसी दूसरी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वो मदद से आती है। जैसे अगर मैं एक रस्सी में एक बॉल को टांग दूं और उस रस्सी को घुमाऊं, तो है तो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, पर यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रही है? उस रस्सी का टेंशन। अर्थ घूम रही है बेटा, सन के चक्कर लगा रही है। अब यहां पे जब सन के चक्कर लगा रही है, घूम रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है? सर ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो सेम यहां पे कहते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन अ सर्टेन डिस्क्रीट नॉन रेडिएशन ऑर्बिट। बेटा यहां पे जब ये घूम रहे हैं ना, तो ये रेडिएशन नहीं कर रहे। ये कहने का ये मतलब था कि हर एक इलेक्ट्रॉन उसी में ही घूम रहा है जहां पे उसको स्टेबिलिटी मिल रही है, और अगर स्टेबिलिटी मिल रही है तो वो रेडिएशंस नहीं करेगा। वो रेडिएशन तब करेगा जब अपने से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा और वहां से उसको लोअर पे आना होगा, तब ये रेडिएशन करेगा। तो इन्होंने कहा क्या बेटा? अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन अ सर्टेन डिस्क्रीट नॉन रेडिएशन ऑर्बिट कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट फॉर विच टोटल एंगुलर मोमेंटम, उन्होंने ये भी बताया कौन सी में घूमेगा। उन्होंने कहा ऐसे में घूमेगा जहां पे टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2h अपॉन पाई। ठीक है, h अपॉन 2 पाई। मतलब यहां पे उन्होंने बोला कि एंगुलर मोमेंटम बेटा L से रिप्रेजेंट करता है, ये NH अपॉन 2 पाई के बराबर है, ये इसके बराबर होगा। अब ये जब ये दोनों बराबर होंगे, ये उसी ऑर्बिट में घूमेगा। हमने कहा ठीक है यार। मैंने कहा सर रेडियस कैसे पता चलेगी? मैंने कहा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला रखो, तो ये mvr दैट इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। तो यहां से बेटा हम रेडियस की वैल्यू पता कर सकते हैं कि रेडियस जो होगा वो NH अपॉन 2 पाई mv के बराबर होगा। कि अगर किसी को पता करना हो कि बेटा फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कहां आएगी, पहली स्टेबल रेडियस कहां मिलेगी, तो n की वैल्यू 1 रख दो, पहली रेडियस आ गई। उसने कहा अच्छा दूसरी ऑर्बिट कहां मिलेगी, n की वैल्यू 2 रख दो। तो यहां से बेटा हमारी क्या निकलती हुई आ जाती है? रेडियस निकलते हुए आ जाती है। क्लियर है? दस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड mvr दैट इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, n की वैल्यू 1 2 3 4। और बेटा यहां n इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहां पे n को अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैं इसको यहां पे इस तरीके से कर भी देता हूं। ये हमारा क्या है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। द इलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्व्स इन सच अ ऑर्बिट शैल नॉट लूज एनर्जी, दैट इज इट्स एनर्जी वुड स्टे कांस्टेंट। बेटा एनर्जी को पहले बोल रहा था ना, एनर्जी लूज करते 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 न्यूक्लियस में गिर जाएगा। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर उसकी ऑर्बिट स्टेबल है तो वहां पे किसी भी प्रकार का एनर्जी का लॉस नहीं होगा। वहां पे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी ये सेम रहेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो एनर्जी जो रहने वाली है वो कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, अब ये भी बात सुन ली, यहां तक दो तक सेटिस्फाइड थे। पहले वाले में बताया कि बेटा यहां पे Fc जो है दैट इज बैलेंस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरा जो बताया उसने रेडियस के बारे में बताया कि भैया रेडियस कौन सी रेडियस में घूम रहा है? कोई भी रेडियस में नहीं घूम रहा है। जहां पे मेरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा मैं सिर्फ उस रेडियस में घूमूंगा। अब थर्ड बात ये निकल करके आती है कि ठीक है चलो रेडियस की बात सुन ली। अब उसने कहा कि एक काम करो, आप मुझे ये बताइए कि एनर्जी का जो लेवल रहेगा, एनर्जी का जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो हमें मिल रही हैं वो फिर क्यों मिल रही हैं? मतलब जब ये बोर्स जी बेटा अपने पोस्टुलेट को एक्सप्लेन कर रहे थे तो ये काउंटर सवाल आया। वो कहता है भाई तुम गजबी हो, तुमने फोर्स बैलेंस कर दी, तुमने उसके एनर्जी को कांस्टेंट मान लिया, पर हमें स्पेक्ट्रल लाइन तो मिलती है ना। तो अगर तुमने सब स्टेबल कर दिया तो स्पेक्ट्रल लाइन क्यों मिल रही है? अब यहां पे बेटा स्पेक्ट्रल लाइन का रीजन निकल के आता है कि स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिलती क्यों है। पहले बेटा हमें इसको एक नॉर्मल वे में समझना पड़ेगा कि होता क्या है। ठीक है, पहले अपन को
इसको समझना पड़ेगा कि होता क्या है। देखो, जैसा कि उन्होंने कहा कि यार देखो, तुम्हारे पास न्यूक्लियस है, बढ़िया है, और न्यूक्लियस के आजू बाजू क्या घूम रही है बेटा, ये ऑर्बिट्स घूम रही हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं अपनी अपनी ऑर्बिट में। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिवली चार्ज आ गया, और ये हमारे पास क्या घूम रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहां पर बेटा जब ये घूम रहा होगा तो इसकी ये एनर्जी E1 होगी। मान लीजिए ये क्या है बेटा, इसकी जो भी एनर्जी है वो E1 है। सर कितनी एनर्जी है, वो बाउंड्री स्टेट की एनर्जी मैंने आपको निकाल के बताई है, तो टोटल एनर्जी हम वहां से निकाल सकते हैं, और आगे भी मैं आपको एनर्जी का फॉर्मूला निकाल के बता दूंगा। तो ये हमारा क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है जो इस E1 में बढ़िया से घूम रहा है। E1 में ये इलेक्ट्रॉन है, ये बढ़िया से इसमें रिवॉल्व कर रहा है, ये इसकी स्टेबल स्टेट है। अब उसने कहा इसने कहीं से एनर्जी गेन कर ली, कहीं से मतलब बेटा, मतलब आप ये मान लो कि कोई हीट एनर्जी आ गई इसके पास, या सोलर सेल वाली आ गई एनर्जी, मतलब किसी भी तरीके से आप ये मान लीजिए कि इसने क्या कर लिया, एनर्जी गेन कर लिया, एनर्जी गेन कर लिया। अब एनर्जी बेटा अगर एनर्जी गेन कर लेगा तो जो मेरी टोटल एनर्जी बेटा नेगेटिव में थी वो टोटल एनर्जी बढ़ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव में आएगी तो फिर ये वो यहां थोड़ी रुकेगा। आप ये मान लीजिए कि बेटा आप किसी शहर में रह रहे हो। अब शहर जो रहता है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है बहुत पॉश एरिया, एक होता है यार ये मिडल एरिया है, और एक ऐसा एरिया होता है जिसे कहते हैं यार ये बिल्कुल स्लम एरिया है, यहाँ पे कोई ज्यादा अच्छे लोग नहीं रहते। अगर मान लीजिए हम वहां पे रह रहे हैं और हम बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और अब हमारी आमदनी ऐसी हो चुकी है कि अब मैं अगर उस जगह से निकल सकता हूं तो मैं क्यों नहीं निकलूंगा। तो सेम उसी तरीके से जब इसके पास बेटा यहां से कोई डेल्टा ई एनर्जी आ जाती है तो ये अपनी ये वाली जगह वैकेंट करके कहां चला जाता है बेटा, हायर स्टेट पे चला जाता है। ये कहां पे आ जाएगा बेटा, E2 पे आ जाएगा। अब जब ये E2 पे आ जाएगा ना, अब ये E2 से इसकी एक और कहानी है कि अगर इसको इतने पे ही घूमता रहना है, क्योंकि अब इसने एनर्जी गेन कर ली ना बेटा, अब इसने एनर्जी क्या कर ली, गेन कर ली है, मतलब एनर्जी गेन कर ली है। E2 की एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी सर, E1 प्लस डेल्टा E के बराबर। ये E2 की एनर्जी है, ये E2 की एनर्जी है। जैसे आपके पेरेंट्स से पहले गांव में रहा करते थे, बहुत मेहनत करी, बहुत संघर्ष किया, उस गांव से निकल करके कहीं ना कहीं एक शहर में आ गए, पर वो शहर जो है वो कस्बे की तरह है, मतलब गांव से एक कस्बे में आ गए। पहले हमारा गांव था, अब हम एक तहसील में आ गए। अब उस तहसील में रहने का, खाने का, ओढ़ने का, पहनने का, घूमने का, हर किसी का एक खर्चा है जिसमें पैसे लगते हैं। तो पिताजी को उतनी मेहनत करती रहने पड़ेगी कि अगर वो उसी जगह पे रहना चाहते हैं तो। पर अब यही जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। अब ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है कि अब आप इस एनर्जी लेवल को ऊपर और आगे ले जाना चाहते हैं, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तो यहां से बेटा वापस भी जा सकते हैं, वापस भी जा सकते हैं कि यार अगर मैं कोई चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं उठा सकता, तो मैं वापस आ जाऊंगा, मैं वापस आ जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। फिर से दोबारा से संघर्ष करूंगा, दोबारा से निकलूंगा और फिर किसी अच्छी जगह पहुंचूंगा। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है मेहनत से। मेरे पिताजी एक झांसी के छोटे से शहर में रहे, बहुत छोटा सा गांव था, ठीक है, वहां से निकले, वो झांसी में आए। मैंने मेहनत करी, मैं वहां से मेहनत करके जयपुर तक पहुंचा। जयपुर में मेहनत नहीं करी, जयपुर से वापस मैं झांसी पे आ गया कोविड के टाइम पे। मैंने और मेहनत करी तो अब मैं झांसी से निकल करके नोएडा में आ गया। और मेहनत करेंगे, क्या ज्यादा मेहनत ही मत कर लेना ऊपर वाले को, ऊपर सर और मेहनत करो, और मेहनत करो, और मेहनत करो, करते करते सर ऊपर मत चले जाना। नहीं नहीं नहीं, मतलब यहाँ पे एक लिमिटेड है ना। तो अगर आप बेटा मेहनत करते जाएंगे तो एनर्जी आपको मिलती जाएगी, अगर मेहनत नहीं करी तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो इसके पास बेटा जब इसको वापस भेज दिया जाएगा तो यहां से एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है, और यही एनर्जी रिलीज को अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा ई।
वो एनर्जी बेटा हायर माइनस एनर्जी लोअर, इसको माइनस होती है, और यही एनर्जी बेटा रिलीज होती है एज अ फोटॉन्स। बेटा यही जो डेल्टा ई की वैल्यू रहती है यही किसी के बराबर आती है बेटा एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, क्योंकि एनर्जी जो निकल रही है वो इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स निकल रही होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में निकल रही होती है। ठीक है सर, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एच सी बाय लैम्डा के बराबर आएगी, जहां से हम यहां पे वेवलेंथ की वैल्यू निकाल लेंगे कि 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू बेटा यहां पे ई हायर माइनस ई लोअर डिवाइडेड बाय एच सी के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा हमारी ये वैल्यू। क्लियर है कि नहीं है? अब अपन देखते हैं। अब ये कह रहा है द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ अ एनर्जी अकर ओनली व्हेन ए एन, मतलब तभी होगा जब एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन ऑफ इट्स specific non-radiation orbit to another. The difference in the total energy of an electron in two orbits is observed when an electron jumps from inner to an, मतलब higher energy level, outer orbit emitted from outer to inner. बेटा जब नीचे से ऊपर जाते ना तब रेडिएशन नहीं हो रहा, तब तो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब हम हीट निकाल रहे होते, इजेक्ट कर रहे होते, तब हम बात करते हैं किसके बेटा रेडिएशन की, जहां पे एच न्यू की वैल्यू इज E2 माइनस न्यू 1, जहां पे न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड ऑन जंपिंग फ्रॉम आउटर टू द इनर लेवल ऑफ एनर्जी दैट इज E2 माइनस E1। बेटा ये वैल्यू आ जाती है। अब यहां पे दोबारा से वही बात करिए यार कि बोहर जी ने ये मॉडल दिया था, तो इस तरीके से उन्होंने स्पेक्ट्रल लाइन समझाई। अब स्पेक्ट्रल लाइन समझाने के बाद दोबारा से उनसे रेडियस का कैलकुलेशन पूछा, तो उन्होंने वही बताया कि यार रेडियस में बता दूंगा बेटा कि एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहां से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा एन एच अपॉन 2 पाई एम वी के बराबर। और अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए है, अगर बेटा यहीं पे वेलोसिटी चाहिए तो v बराबर आ जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई एम आर के बराबर। बेटा ये हमारी वेलोसिटी आ गई। अब यहीं पे काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। अब बेटा यहां पे इसकी वैल्यू उठा करके यहां डाल दो तो स्क्वायर में आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितनी वैल्यू डाल दूं बेटा, दोनों से निकाल सकते हैं बेटा। देखिए वेलोसिटी इससे भी निकालिए, इससे भी निकालिए, ठीक है, ये तो आपके ऊपर है, जिससे पूछा जा रहा है उससे निकाल देंगे। तो ये आ जाएगा हाफ एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन और 2 पाई का हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर। ये बेटा आ जाएगा। और यही चीज बेटा अपन क्या कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स से भी निकाल सकते हैं, जहां पे एफ सी बराबर एफ ऑफ ई के बराबर आ जाएगा। एफ सी की वैल्यू एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। और यहां पे बेटा वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बेटा यहां से भी आप रेडियस निकाल सकते हो। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि बेटा यहां पे एक बात याद रखना कि जो आर है, आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर अपॉन 2 पाई एम स्क्वायर। एन स्क्वायर बाय एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये वाली बात बेटा आप याद रखिएगा। क्लियर है? तो यहां पे आर जो है बेटा रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ऑर्बिटल नंबर के बराबर होता है। Hence the radius of a stationary orbit are in the ratio of 1 square, 2 square, 3 square and so on, 4:9 बेटा ये हो जाती है उनका रेडियस का रेशियो। सेम बेटा यहाँ पे अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये रेडियस आ गया है और यहाँ पे ये वेलोसिटी आ गई है। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये बेटा वेलोसिटी का रिलेशनशिप आ जाएगा। ऑलरेडी बेटा पहले भी निकाल के मैं बता चुका हूं आपको वेलोसिटी का रिलेशनशिप। ये देखिए वेलोसिटी का रिलेशनशिप हम देख चुके हैं, ठीक है। अगर एंगुलर मोमेंटम से आपको निकालना है तो ये वेलोसिटी का रिलेशनशिप आ जाएगा। याद रखने वाली बात ये है कि v जो रहता है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n रहता है। सेम पहले जो कंपैरिजन करते जा रहे हैं, बस ये है कि आपको वेलोसिटी किस में चाहिए, फोर्सेस से निकालनी है या फिर एंगुलर मोमेंटम से निकालनी है। अगर फोर्सेस से निकालोगे तो रिलेशनशिप हमारा z के टर्म्स में आएगा, एंगुलर मोमेंटम में निकालोगे तो रिलेशनशिप हमारा n के टर्म्स में आएगा। बस इतना डिफरेंस है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा अपन यहां पे।
आगे चलते हैं बेटा अपन। तो यहां से बेटा हमारे पास जो रिलेशनशिप आ जाता है वो किसका आ जाता है, वेलोसिटी का आ जाता है, ठीक है। ये हमारा आ जाता है बेटा रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। कुछ नहीं किया है बेटा, सेम वही वेलोसिटी की इक्वेशन में अपन ने क्या कर दिया, वेलोसिटी इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बेटा 2 पाई एफ के बराबर होती है, और यहां से हम क्या निकाल लेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, ठीक है, कि v बराबर आर इंटू ओमेगा। आप जस्ट पीछे देखिए तो वेलोसिटी की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू भी रख देता हूं। वेलोसिटी पीछे कितनी निकाली है, 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एन एच, 2 पाई एन ई स्क्वायर अपॉन एन एच। बेटा ये वैल्यू निकाली हुई है अपन ने, हाँ सर, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, ये आ जाएगी 2 पाई आर, बेटा ये रेडियस है, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई एफ। क्या बेटा ये 2 पाई से ये 2 पाई कट गया, तो ये आर नीचे आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी के ई स्क्वायर अपॉन एन एच आर। बेटा ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि बेटा ये न्यू लिखने की कोशिश करी है उन लोगों ने, कि न्यू की वैल्यू ये है, ठीक है, इसे न्यू चेंज कर लेना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को एफ से और न्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। आप तो ये वाला देखिए जो मैंने आपको करके बताया हुआ है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप आ गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ एम वी स्क्वायर में बेटा जो वेलोसिटी निकाली उसकी वैल्यू यहां पे लिख दी है, तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एन एच। बेटा इसकी वैल्यू रख दी और उसका होल स्क्वायर कर दिया। सेम बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, के जेड ई बाय आर इंटू आर, तो माइनस के जी जेड बाय आर। ये तो अभी अपन ने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी माइनस बेटा बाउंडेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पे आ जाएगा Q1 दैट इज जेड ई इंटू Q2 ई अपॉन आर, और बेटा यहां से आ जाएगा टोटल एनर्जी। सेम वही कर रहे हैं बेटा जो इससे पहले उन्होंने बताया था। और आर की वैल्यू अगर बेटा हम किसके टर्म्स में रख देंगे, एन और एच के टर्म्स में रख देंगे, तो ये वाला रिलेशनशिप आ जाएगा। आपको बस एनर्जी जो याद रखनी है वो ये वाली रखनी है कि हमारी जो टोटल एनर्जी को बेटा जब हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 पाई स्क्वायर की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, के को स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं, ई स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से हमारे पास एनर्जी जो आ जाती है दैट इज माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है। अब आपको किसी भी ऑर्बिट की ऑर्बिटल एनर्जी निकालनी है तो आप n की वैल्यू पुट करते जाएंगे और वहां से ऑर्बिटल एनर्जी निकलती जाएगी। Hence the total energy of an electron is in a stationary orbit is negative, which means electron is in a bounded state। यही बताने की कोशिश कर रहे थे और यही बेटा सेम स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया। ये काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ क्या आ जाएगा बेटा टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रहेगा, आधा रहेगा। अब स्पेक्ट्रल लाइन का बेटा मतलब समझते हैं। स्पेक्ट्रल लाइन बेटा यही जो हमारी लाइंस है, यहां पे आप देखिए ये जो बेटा हमारी लाइंस है दैट इज डेल्टा ई, जिसकी वैल्यू बेटा E2 माइनस E1 है। इनकी वैल्यूज हमने पुट करी, मतलब ये जो आपने एनर्जी की वैल्यू बेटा यहां पे निकाली है, ये जो पीछे एनर्जी की वैल्यू निकाली है, अगर इसी एनर्जी को बेटा ये N1 और N2 क्या ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1, तो बेटा यहां पे डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ जाएगी ऑर्बिट हाइयर वाले में, दैट इज माइनस का ये आ जाएगा 2 पाई एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई स्क्वायर, बेटा ब्रैकेट के अंदर 1 बाय N2 माइनस 1 बाय N1 लिख सकता हूं। अब बेटा ये नेगेटिव को जब मैं अंदर ले जाऊंगा और इसके नीचे डेल्टा ई को HC बाय लैम्डा से कंपेयर कर लूं, दैट इज माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई स्क्वायर, दैट इज 1 बाय N2 माइनस 1 बाय N1। और बेटा ये HC को इसके नीचे भेज दूं तो ये टोटल टर्म क्या बन जाता है, रिडबर्ग कांस्टेंट के बराबर बन जाता है, जो कि हम इधर पे बता रहे हैं कि E2 माइनस E1 बेटा इसे HC बाय लैम्डा के बराबर रख दूं, और यहां पे बेटा ये HC बाय लैम्डा को अगर बेटा इसको मैं नीचे भेज दूंगा तो ये टर्मिनोलॉजी कुछ ऐसी आ जाती है 2 पाई एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर के बराबर।
और ये टोटल वैल्यू किसके बराबर हो जाती है बेटा, रिडबर्ग कांस्टेंट के बराबर हो जाती है। तो आपको जो वैल्यू याद रखनी है वो ये वाली याद रखनी है, ये वाली वैल्यू याद रखनी है कि न्यू बराबर आर टाइम्स ऑफ 1/n2 का n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। ये बेटा आ जाएगी वैल्यू जो रिडबर्ग कांस्टेंट की होती है, और ये रिडबर्ग कांस्टेंट की खुद की वैल्यू आ जाती है। क्लियर है? अब यहां से बेटा हमने ये बोला कि ये जो वैल्यू आई है किसकी बेटा, फ्रीक्वेंसी की। बाय द अबव फॉर्मूला इट इज क्लियर दैट द वेवलेंथ बाय 2 फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द एक्साइटेड स्टेट आर नॉट कंटिन्यूअस। कैसे नहीं बन रहे बेटा, कंटिन्यूअस नहीं बन रहे, कैसे बनेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम बनेंगे। और लाइन स्पेक्ट्रम की ये सीरीज आ गई। जैसे लेमन सीरीज कौन सी होती है बेटा, कि हम किसी भी nth स्टेट से जब 1 पे आ जाएंगे तो लाइमन सीरीज बनेगी। लाइमन सीरीज में कोई भी स्टेट हो सकती है, कहीं से भी आ सकते हैं, 2 3 4 5 आ सकते हैं। और ये रीजन कैसा कहलाता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन। बेटा ये चीज याद करके जाना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद करके जाना। कहीं भी nth स्टेट से अगर n बराबर 2 पे आ जाएंगे तो इसको बेटा बामर सीरीज कहते हैं। क्लियर है? कहीं पे भी बेटा हम n इंफिनिटी से लेकर के कोई भी बेटा n से लेकर के 3 पे आ जाएंगे तो ये कौन सी कहलाती है बेटा, पाशन सीरीज कहलाती है। क्लियर है? और ये किस में आती है बेटा, इंफ्रारेड रीजन में आती है। कहीं पे भी बेटा हम nth से अगर 4 नंबर पे आ जाएंगे तो ये बेटा ब्रैकेट कहलाती है, और इसे क्या कहते हैं बेटा, इंफ्रारेड रीजन कहते हैं। कहीं से भी बेटा अगर हम 5th नंबर पे आ जाएंगे तो उसे क्या कहते हैं बेटा, पी फंड सीरीज कहते हैं, और ये रीजन जो कहलाता है वो इंफ्रारेड रीजन कहलाता है। क्लियर है कि नहीं है? और ये क्या आ जाएंगे बेटा, उन्हीं के एनर्जी लेवल आ जाएंगे। एनर्जी की बस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, एनर्जी की क्या पता होनी चाहिए, वैल्यू। बेटा E1 पहली ऑर्बिट, फिर ये दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, चौथी ऑर्बिट, बेटा ये इसके क्या आ जाते हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल आ जाते हैं। कि ये पहली आ गई, इस तरीके से बेटा आपने बनाया होगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। जितना ऊपर जाते जाएंगे बेटा ये क्या होती जाएंगी, पास में आती जाएंगी। और ये इनकी एनर्जी का लेवल है कि ऊपर से बेटा हम फर्स्ट पे आ रहे हैं, फिर हम सेकंड से फर्स्ट पे आ रहे हैं, या थर्ड से फर्स्ट पे आ रहे हैं, या सेकंड से फर्स्ट पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा जितने भी रेडिएशंस निकलेंगे वो कौन सी सीरीज की आ जाएंगे बेटा, लेमन। अब ऐसे ही बेटा हम क्या करेंगे, सेकंड के लिए बनाएंगे कि ऊपर से कहीं हम सेकंड पे आ रहे हैं, फिर यहाँ से सेकंड पे आ रहे हैं, फिर यहाँ से आ रहे हैं, और फिर यहाँ से आ रहे हैं। ऐसे ही बेटा इसकी बन जाएगा। क्या हम इधर से आ रहे हैं, हम इधर से आ रहे हैं, या फिर हम इधर से आ रहे हैं। तो ये बेटा दूसरी सीरीज है। तो इसी तरीके से इसके क्या हो जाते हैं बेटा, अलग अलग एनर्जी लेवल निकलते हुए आते जाते हैं। क्लियर है? तो ये वैल्यूज बेटा आपको याद रखनी है। यहां पे हम कह सकते हैं डी ब्रोगली एक्सप्लेन ऑफ अ बोर्स सेकेंडरी पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। ठीक है, ये बेटा इसके क्वांटाइजेशन का पोस्टुलेट है जो मैं आपको बताया था। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा बेटा, मैं वो पहले बता देता हूं, फिर यहां पे लिख के बताऊंगा। ठीक है, इन्होंने यही कहा कि बेटा कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है, ये जो हमारे पास न्यूक्लियस दिया गया है, अब इसके चक्कर जो लगा रहा है इलेक्ट्रॉन वो सीधे घूमता हुआ नहीं लगा रहा है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन आपने बोला ये सीधे जा रहा है, तो एक्चुअल में सर ये ऐसा नहीं जा रहा है, ये वेव फॉर्म में बेटा क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। तो यही इन्होंने कहा डायग्राम विच रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एनर्जी लेवल। ठीक है, दिस डायग्राम ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट वेरियस स्टेशनरी ऑर्बिट रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन, वो तो बनाई दी गई है। टोटल एनर्जी ये है। अब यहां पे उन्होंने वही बताया बेटा कि इसको क्या किया, द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल एंगुलर मोमेंटम, ये तो पोस्टुलेट दोबारा से आ गया यार। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ये बताई दिया है। अब यहां पे बेटा देख लो लिमिटेशंस या ड्रॉबैक कि दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सिंपलेस्ट, मतलब हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए बात की गई थी। द थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन इनटू सर्कुलर, व्हाई इलिप्टिकल ऑर्बिट्स आर आल्सो पॉसिबल। कि सर्कुलर ही क्यों ली गई, इलिप्टिकल क्यों नहीं ली गई, ये भी इनसे पूछा गया। बोर्स थ्योरी डू नॉट say anything about the relative intensity of a spectral lines. ठीक है, और Bohr's theory does not take account into accounts of wave property of electron.
बेटा इलेक्ट्रॉन की खुद की वेव प्रॉपर्टी के बारे में नहीं लिया है। यहां तक है बेटा। अब इसके बाद ये मैं आप लोगों के लिए बेटा 1 मार्क क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। सबसे पहला, नेम द स्पेक्ट्रल सीरीज विच लाई इन यूवी रीजन, तो क्या आ जाएगा बेटा लेमन सीरीज। ये आपको एक बार सीरीज आप पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन विच लाई इन अ विजिबल रीजन, तो बेटा बामर सीरीज आ जाती है। 2 मार्क्स में क्या पूछा जाता है बेटा, बोर्ड्स के पोस्टुलेट एक्सप्लेन करिए, तो ये सारे इसी तरीके से एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ये एक एक चीज बेटा मैंने क्लास में आपको डिटेल में बता दी है। अगर लिमिटेशन के बारे में पूछेंगे तो बेटा लिमिटेशन भी उसी तरीके से आपको यहां पे लिखनी है जो मैंने समझाई है। यहां पे कह रहा है गिवन द डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्ड्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो बेटा कुछ नहीं, एंगुलर मोमेंटम को NH/2π से कंपेयर करना है इसमें। क्लियर है। 5 मार्क्स में बेटा ये पूछा गया है। एक्सप्लेन द रेडियस ऑफ H ऑर्बिट, रेडियस की वैल्यू निकालनी है बेटा इसमें। बोर्ड्स मॉडल का एक्सप्लेनेशन पूरा करके आपको बताना पड़ेगा बेटा, ये याद रखना, पूरा करके यहां पे बताना पड़ेगा। अगला 5 नंबर में क्या पूछा गया है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ अ हाइड्रोजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम यूजिंग द पोस्टुलेट। ठीक है बेटा, यहां से बस आपको एनर्जी बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बारे में। ठीक है, ये भी अपन कर चुके हैं। नोट दैट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ अ हाइड्रोजन, बेटा लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको यहाँ पे बताना होगा, सारी सीरीज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ बेटा है, आपको बस एक एक सीरीज के बारे में पढ़ना है। बाकी चीजों के बारे में बेटा मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब बस आपको इसका नोट्स का रिवीजन करना है। ये मोर ओवर यहां से सवाल आएगा तो बेटा आपके पास मेजोरिटी है, थ्योरेटिकल सवाल ही आएगा। क्लियर है। अब मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या।